डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों शिक्षा कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बीजों के चयन, बीजोपचार और खेत की तैयारी के विषय में जाना। अब समय है फसल में आगे के कार्यों का। सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जो कि पूरे देश में समान रूप से उत्पादित नहीं होती। ऐसा ही एक स्थान है उड़ीसा, जहां पर यह फसल बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होती है, लेकिन भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर के वैज्ञानिकों द्वारा इस फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है किसानों का प्रशिक्षण। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर सरसों की खेती की नवीनतम तकनीकों की खोज के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों से आए किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। ऐसे प्रदेश जहां सरसों की पैदावार बहुत कम है या कम क्षेत्र में की जाती है, वहां से किसानों को संस्थान में बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि पैदावार भी बढ़ सके। उड़ीसा से आए किसानों के एक दल को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें महिला किसानों की सहभागिता भी प्रमुख रूप से हुई। जिस तरीके से पहले दिन हमने बात की थी कि हम लोग यहाँ पे जो आपके स्टे के प्रोग्राम के अंदर है, सरसों की खेती किस तरीके से की जाए, किस तरीके से किस्मों का चयन की जाए, कैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किया जाए, कैसे सिंचाई प्रबंधन किया जाए, किस तरीके से इसमें रोग आते हैं उनकी पहचान कैसे किया जाए, कौन से कीट आते हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, ताकि उससे हम सरसों की जो खेती करते हैं उससे हम अधिकतम पैदावार ले सकें। हमने पहले दिन भी बात किया था कि उड़ीसा के अंदर अभी सबसे कम प्रोडक्टिविटी है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज करीब 1400 से ऊपर है, 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टर की उपज है, लेकिन अगर उड़ीसा की बात करें तो 350 380 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी औसत पैदावार मिलती है। तो चूँकि जब खेती होती है, और ये भी एक देखने की बात होती है कि जैसे आपके जैसे और जो बगल के थोड़ा सा स्टेट हैं, जिस तरह की आपकी एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, आसाम की देख लें या दूसरी झारखंड की देख लें, तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अगर आपकी जो क्लाइमेटिक सिचुएशन, क्रॉपिंग पैटर्न है कि जो धान के बाद में हम लोग खेती करते हैं, तो धान की खेती के बाद में भी वो लोग करीब 800, 900 और 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक उपज ले रहे हैं। तो सिर्फ किस लिए कि जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया, जो आपके ग्रुप से डिस्कशन किया है, उससे हम लोगों ने ये कंस्टेंट निकाला है कि भाई ज़्यादातर खेती जो सरसों की जा रही है धान के बाद में, वो किसान उसके ऊपर कोई सीरियस नहीं है। वो इस तरीके से खेती करते हैं कि ठीक है, कहीं से भी बीज मिल गया, लोकल मिल गया, गांव में मिल गया, उसकी हमने सोइंग कर दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपने देखा होगा हमारे लेक्चर में डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया भी होगा कि राई सरसों की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राई और सरसों में कई फसलें होती है, और आपके यहाँ पे जो मुख्य रूप से तोरिया होती है उसकी एक विशेषता क्या है कि वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो उसमें सीड बहुत जल्दी ख़राब भी होता है, क्रॉसिंग की वजह से है। और वहाँ पे आपके क्या परंपरा है कि लोकल से ख़रीद लाए। अब वो क्रॉसिंग हुआ कि वो तो एक तरह के सीड की कैटेगरी नहीं रही, वो तो ग्रेन हो गया, लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो सब किसान सोचते हैं जो बो दिया जो मिल गया। अब कई बार जब प्रोडक्टिविटी कम होती है, किसान की मेहनत ज़्यादा लग रही है और उत्पादन नहीं मिलता, तो फिर किसान जो है उसके प्रति उदासीन हो जाता है उस खेती को करने के लिए। यही उड़ीसा के अंदर हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं कि जब उनको उत्पादन नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि मैं इतना प्रयास भी क्यों करूँ इस चीज़ के करने के लिए। लेकिन अगर जैसा हमारे निदेशक महोदय ने भी पहले दिन कहा था और जो हमने लेक्चर में बताया आपको कि सिर्फ 8-10 चीज़ों का आप मुख्य रूप से ध्यान रख लें कि अपने एरिया के लिए सही किस्म का चयन कर लें, किस तरीके का फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और एक बुआई के समय के लिए कि किस तरीके से हम लोग बुआई कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको एक मशीन दिखाई दी
कि सिंपल मशीन के साथ साथ आपके जो धान के जो खेत होते हैं वहाँ पर भी सोइंग करने के लिए मशीन आ गई है। जो ये जो धान की कटाई के बाद में जो इसके धान के अवशेष रह जाते हैं, और भी कोई चीज़ मान लो खरपतवार भी समझ लीजिए, अगर हम उसको गलाने का इंतज़ार करेंगे तो पता चला कि 15-20 दिन तो उसी में लग गए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मशीन है जो अगर आप उससे बुआई करेंगे तो वो उसको काटता हुआ चलता है, और उसके बाद में वहाँ पे जब बीज की सोइंग होती है और जब उसका प्लांट निकल आता है तो वो भी एक तरह से फिर जो धान का जो बचा कुचा वो मल्चिंग का काम करता है उसके अंदर आने के लिए, ज़्यादा खरपतवार होगा नहीं बचेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसी आवश्यकता है, वहाँ की आवश्यकता थी कि कम अवधि के अंदर आपका पैदावार हो, ऐसी किस्में हो, तो हमारे DRMR 150-35, NRC HB 101 मस्टर्ड की थी, तोरिया की कई वैरायटी है, TS38 है, वो हम लोगों ने जो उड़ीसा के लिए जो रिकमेंडेशन की थी। और सर ये सब लोग अच्छी खुशी की बात ये है कि हमारे यहाँ से बीज भी लेके जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बारे में अपने अनुभव भी किसानों ने साझा किए। तो मैं यही अनुरोध करूंगी सबको, किसान भाई बहनों को, जैसे यहाँ हम लोग देखे हैं एक लाइनिंग सिस्टम, हम लोग के उधर थोड़ा लाइनिंग सिस्टम नहीं रहता है। तो मैं और एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, जैसे कि हम लोग बुनाई करते हैं या फिर जो भी क्रॉप हम लोग करते हैं उसको थोड़ा लाइन का प्रैक्टिस करेंगे। लाइन करने से सर हम लोग को जितना भी यहाँ पे जो हम लोग का साइंटिस्ट आए थे वो लोग बताए थे, लाइन सिस्टम में करने से हम लोग का क्या बेनिफिट होता है। तो फास्ट तो कोई भी हम ओडिशा जेतु हमर गोटे पल्स आउ। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सरसों की पैदावार कम होती है, वहाँ लाइन में खेती नहीं होती तथा जलभराव हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसानों का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। सबको नमस्कार। जो भी उड़ीसा से पधारे हुए हैं, हमारा ये दायित्व बन जाता है कि जो भी आप चीज़ें लेके आए हैं उनकी हम कम से कम आपको संतुष्ट करके यहाँ भेजें। तो उस कड़ी में एक डॉक्टर अशोक जी ने किया और आपकी तरफ से एक अच्छा प्रयास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ऐसी शुभकामनाएं कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये धरातल पर उतरें। तो ये आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे कोई भी सरकार कर रही है, चाहे आपके केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, तो ये एक बड़ा आपका जो नेशन का हित कह सकते हैं अपन, और नेशन का जो लक्ष्य है, जिसमें नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड को भी लॉन्च किया है, हर एक स्टेट में दिया गया है, जिसे 26 से 31 तक जो किया गया है, तो उसके तहत ये सारी सब जगह हो रही हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, अगर आपका फील्ड ठीक है, क्षेत्र ठीक है और आपका बीज ठीक है तो आपकी आधी समस्याएं हल हो जाती है। और दूसरा आपका आता है कि जैसे आप लैंड जब तक बढ़िया नहीं करोगे, उसमें खरपतवार हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं है, तो वो भी आपने सीखी होगी। और तीसरी चीज़ आपकी आती है भाई लाइन स्विंग। आपको रिकमेंडेड कह दिया भाई आपको 4 किलो भेजना है, लेकिन आप झटकवा विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, उससे आप इसको नहीं कर सकते। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई डिजीज़ आपकी आई है तो वास्तव में उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड आपके किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इसमें एड्रेस हुई हैं और ये आपको बहुत ही लाभदायक होंगी। उसके बाद में आता है कि वास्तव में किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपको इसको हार्वेस्ट करना है। किसान उसको गिली तो नहीं काट रहा है। बिलीविंग बाई सीइंग, देखकर विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने यहाँ सारी चीज़ें देखी है ना फील्ड में, ये एक बड़ा एक एक्सपोजर है आपको, और इसको आप अपने उसमें यूटिलाइज करें। आपके उड़ीसा में मेरे हिसाब से स्विंग विंडो अभी चालू है, वो बंद नहीं हुई है, क्योंकि आपके 30 नवंबर तक तो आराम से स्विंग कर सकते हैं। तो जो भी बीज ले रहे हैं उसको आप बोएं, जो आपने बताई गई हैं चीज़ें। दूसरा इसमें अपन ये करते हैं कि जैसे आपके यहाँ तो चलो स्विंग विंडो लेट है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्रॉप की बुवाई थी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कई किसानों ने, चूँकि लेट रेन थी नहीं हो पाई थी, लेकिन किसानों ने करीब 15 अक्टूबर से बुवाई शुरू कर दी थी, कईयों ने 10 अक्टूबर से कर दी थी। अब जो क्रॉप की जो अवस्था आ रही है उसमें यह है कि अगर वो 30 से 35 दिन हो गए हैं तो उसमें पहली इरिगेशन का समय आ गया, किसान भाई दें। और जो दूसरी यूरिया की जो डोज थी, आधी डोज तो आपने बुवाई के समय दे दी होगी, और आधी जो मात्रा है उसको आप जब आप इरिगेशन दे दें तो उसके बाद में उसको 3-4 दिन जब आपका पैर जमने लग जाए उस फील्ड में, तब उसको उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दें। तो अभी ये आपको एक रिकमेंडेशन है और इसको करें। एक तो फर्टिलाइज करके एप्लीकेशन, और दूसरा उचित समय पर पहली सिंचाई।
तो ये 2 क्रिटिकल हैं जिसको किसान भाई फॉलो। और उसके बाद में ड्यूरिंग द होल क्रॉप सीजन जो भी आपके ऑपरेशन करने हैं, आपके मोबाइल नंबर आप हमसे ले ही रहे हैं, हमारे 2 साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, वो विजिट करेंगे, तो वहाँ पे कम से कम 1-2 फील्ड है, वो अगर हमें मौका मिलता है तो करेंगे भी। लेकिन आपको किसी तरह की भी समस्या आती है, आजकल डिजिटल युग है, फ़ोटो भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, तत्काल ठीक है, इसमें ये है, अगर हमसे नहीं रहा दूसरे विशेषज्ञ से सलाह लेंगे, तो ये सिलसिला अपन जारी रखेंगे। तो मेरी आपको शुभकामनाएं और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि अगर यहाँ से करके जा रहे हैं तो कुछ करके दिखाएं, जिससे कि हमें भी खुशी हो और सबसे बड़ा है जो नेशन का लक्ष्य है वो भी पूरा हो। तो धन्यवाद आपको सभी को। इस समय सरसों की फसल अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और यही वो समय है जब उसमें उपयुक्त कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जब हमारी फसल 15 से 25 दिन की बीज के हो जाती है तो उसमें क्या क्या कृषि क्रियाएं करने की जरूरत है, चाहे खरपतवार नियंत्रण हो, चाहे निराई गुड़ाई हो या सिंचाई हो। जैसे कि आप ये फसल देख रहे हैं कि ये लगभग 20 दिन की हो गई है और इसमें बहुत सारे खरपतवार दिख रहे हैं। किसान भाइयों, खरपतवार हमारी फसल को बहुत नुकसान करते हैं, करीब करीब मतलब 30 से 60% तक नुकसान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खरपतवार है अपनी फसल में तो 60% तक भी नुकसान हो सकता है। तो खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे बुआई के बाद में हम बताते हैं कि आपको पेंडीमेथालिन का स्प्रे करना होता है। पेंडीमेथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का आपको बुआई के 1 से 2 दिन के भीतर उसका स्प्रे करना होता है, जिससे कि जो शुरुआत में खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे। और उसके बाद में अगर खरपतवार उगते हैं, जैसे मान लो इस फसल में अभी 15 से 20 दिन की अवस्था या 25 दिन की अवस्था में जो खरपतवार आते हैं, तो आप आजकल एक और दवाई हम अनुशंसित करते हैं जिसका नाम है कीजोलोफोप, जो बाजार के अंदर टर्गा सुपर के नाम से मिलती है। इस कीजोलोफोप का 50 ग्राम सक्रिय तत्व है आप प्रति हेक्टर स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 दिन की अवस्था के ऊपर। तो उससे भी आपकी जो सकड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार उगते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में आप 20 से 25 दिन की अवस्था पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई का ये फ़ायदा है कि एक तो आपके खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, दूसरा आपकी फसल में जो सतह के ऊपर जो सॉइल की लेयर बनती है उससे आपका नमी का नष्ट होना, पौधों की जड़ों को अच्छी वायु मिलना, अच्छी ऑक्सीजन मिलना, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। तो आप ये निराई गुड़ाई भी करने से अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी अवस्था में हम विरलीकरण भी करते हैं पौधों का, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो बहुत सारा बीज ज़्यादा डल जाता है और अधिक घने पौधे हो जाते हैं। घने पौधे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि अगर फसल घनी है तो उससे आपके पोषक तत्वों का जल्दी नष्ट होंगे, आपके पानी भी जल्दी वो सोखेंगे और नष्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है बीमारी का लगना। अगर घनी फसल है तो आपकी बीमारी ज़्यादा लगेगी, पौधों में फलियां कम बनेगी और पैदावार कम बैठेगी। और आजकल आपने देखा होगा कि जो भी किस्में आ रही हैं वो ज़्यादा फैलने वाली होती है, उनमें शाखाएँ ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। उनको ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए और फैलने के लिए पूरी जगह चाहिए। अगर वो जगह नहीं मिलेगी तो फसल आपकी सीधी ऊपर बढ़ जाएगी और फिर किसान कहते हैं कि साहब हमारी फसल की तो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके अंदर तो ऐसी हो गई, सीख जैसी हो गई। तो अगर फसल को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो सीधी ऊपर ही बढ़ेगी। तो आपको फसल को उचित जगह देने के लिए, उचित स्पेस देने के लिए विरलीकरण करना बहुत ज़रूरी है। विरलीकरण करने के लिए पहले तो हम जैसे कतार से कतार की दूरी जो हमने बोई है वो 45 सेंटीमीटर पर हो गई, लेकिन आपको पौधे से पौधे की दूरी इस अवस्था पर मेंटेन करनी पड़ती है। और पौधे से पौधे की दूरी हम 15 सेंटीमीटर अनुशंसित करते हैं कि आपको पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना है, यानी लगभग आधा फीट तक आपको पौधे का विरलीकरण करना है। उससे ये होगा कि आपकी फसल को जितने पोषक तत्व चाहिए जो आपकी मिट्टी में उपलब्ध हैं वो उचित मात्रा में मिलेंगे।
और बाद में बीमारियां भी कम लगेगी और आपकी फसल को फैलने की अच्छी जगह मिलेगी और आपकी पैदावार अच्छी बैठेगी। उससे जो किस्म का जो प्रकार होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो देखने को आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपको विरलीकरण जरूर करना चाहिए। अब आपने निराई गुड़ाई कर लिया, विरलीकरण कर दिया, तो इसके बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था, जो इसके बाद की अवस्था है, उसमें आपको पहली सिंचाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली सिंचाई बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्रांतिकारी होती है। अगर इस अवस्था पर आप पानी नहीं देंगे तो आपकी फसल को नुकसान होगा। तो आप 35 से 40 दिन या 30, किसी जैसे मान लीजिए कि बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पर आपको जल्दी पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है 30 दिन की अवस्था पर। अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो आपको 35 से 40 दिन भी लग सकते हैं पानी देने में। तो पहली सिंचाई देने के बाद में आपको हल्की सिंचाई करना है, ज़्यादा गहरी सिंचाई ना करें, क्योंकि सरसों के अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपको जैसे 3 इंच तक पानी आपको देना है। उसके बाद में एक और होता है कि जैसे नाइट्रोजन का हमने खादों के प्रयोग के बारे में पहले बताया था कि किस तरह से उचित प्रबंधन किया जाए था आपके फर्टिलाइजर्स का। तो आपकी जो नाइट्रोजन की आधी डोज आपने बुआई के टाइम दे दी और आधी मात्रा जो रखी थी वो आपको पहली सिंचाई के बाद में देना। जब आप सिंचाई करने के बाद खेत में चलने लायक अवस्था हो जाए तो उस टाइम आपको वो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बची हुई है वो आपको खेत में क्रॉप ड्रेसिंग करनी है। तो किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको यही बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप इसका उचित प्रबंधन करते हैं, विरलीकरण करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं और उचित अवस्था पर सिंचाई करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों, आजकल एक बाज़ार में एक नया जैविक खाद आया है जिसका नाम है सागरिका। ये इफ़को का उत्पाद है, इफ़को कंपनी का बनाया हुआ है और इसके अंदर जो समुद्री जैव शैवाल होती है उसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होता है और ये फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस अवस्था पर अगर 20 से 25 दिन की अवस्था पर आप 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से डाल करके और स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को बहुत जल्दी बढ़वार होगी और उससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उससे पौधों की बढ़वार जल्दी होती है, शाखाई ज़्यादा निकलती है और दाना भी काफ़ी मोटा बनता है। तो ये इफ़को का एक उत्पाद है जो आप बाज़ार में आपको मिल जाएगा और ये 5 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा पानी के में डाल के और आप स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे 5 लीटर प्रति लीटर हो गया, इसका मतलब एक टंकी में जो अपनी स्प्रे की टंकी होती है उसमें 75 ml हो गया, 75 मिलीलीटर प्रति टैंक आप डाल करके और स्प्रे कर दे इस अवस्था पर 20 से 25 दिन की अवस्था पर। उसके बाद दो बार करना पड़ता है। इसका दोबारा स्प्रे जो है वो 45 दिन की अवस्था पर करना होता है। तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उत्पाद है, वो इसको ज़रूर करें क्योंकि ये जैविक उत्पाद है। इसके अंदर कोई भी रासायनिक खाद नहीं है, इसमें सिर्फ जैविक उत्पाद है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ वीड का एक्सट्रैक्ट होता है। तो इस सागरिका का प्रयोग करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरसों की फसल को शुरुआती रोगों और कीटों से बचाना आवश्यक है। आइए जानते हैं इस विषय में। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त सरसों का सीज़न चल रहा है। तो सरसों में जो प्रारंभिक अवस्था होती है लगभग 30 से 40 दिन की फसल में, उसमें कई सारी बीमारियां और कीटों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, जो कि उसकी जो उपज होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो हम रोगों की बात करें तो उसमें हमारी सरसों की फसल में जो प्रारंभिक अवस्था में जो रोग आता है उसको मृदुलोमेल आसिता बोलते हैं, जिसको डॉनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। तो इसका जो
ये जो रोग है वो कम से कम जो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट होता है पत्तों की निचली सतह पे। और इसके जो आपके देखोगे तो इसके जो सरसों के जो पत्ते अगर मोड़ के देखोगे तो उसकी निचली सतह पे रुई के रेशों की तरह फफूंद सी दिखाई देती है। तो आप इससे समझ जाइए कि आपकी इसमें जो मृदुलोमेल अळसिता या डॉनी विल्ड्यू का जो प्रकोप है वो आना शुरू हो गया है। तो उसके लिए तो सबसे पहले जो उपचार अगर बात करें तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट होता है, बीज उपचार होता है। वो अगर आपने नहीं किया है तो उसको अगर बीज उपचार नहीं होता है तो उसके लिए आप छिड़काव भी कर सकते हैं। रिडोमिल एमजेड नाम से दवाई आती है एक, तो जैसे ही आपको इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप रिडोमिल एमजेड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अब जो मौसम बन रहा है कि अभी आने वाले दिनों में जो तापमान है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उसमें जो दूसरा जो रोग इसमें सरसों को प्रभावित करता है वो है सफ़ेद रोली रोग। तो सफ़ेद रोली रोग भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप इसकी शुरुआत में अगर इसकी पहचान कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो नुकसान जो बाद में जो बारहसिंगा वगैरह बनता है और जो फूल में जाके जो नुकसान पहुंचता है और फली वगैरह नहीं बनती है तो उसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। तो इसकी जो पहचान है इसके लिए आप देखोगे कि जैसे ही सफ़ेद रोली हमारी फसल में आना स्टार्ट होता है तो उसमें आपके पत्ता जो होता है सरसों के उसकी ऊपरी सतह पर आपको हल्के पीले रंग के जो छोटे छोटे धब्बे से गोलाकार वो दिखाई देने स्टार्ट होंगे। और जैसे ही ये तापमान हमारा दिन का तापमान लगभग 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जो रात का तापमान हमारा जब 12 से 15 डिग्री के आसपास रहता है तब ये रोग का प्रकोप ज़्यादा एकदम से तेज़ी से बढ़ता है। तो उन परिस्थितियों में आप देखोगे कि अगर पत्ते को जैसे मैंने बताया कि पत्ते की ऊपरी सतह पे पीले रंग के गोलाकार धब्बे दिखते हैं और वैसे उस पत्ते को नीचे से मोड़ को देखोगे तो वहाँ पे एक छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फफोले दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी फसल में सफ़ेद रोली का प्रकोप आना स्टार्ट हो गया है। उस रोग की रोकथाम के लिए भी जो संस्थान द्वारा जो इजाद की जाती है उसके लिए बीजोपचार ही है, जिसके लिए एप्रोन नाम से दवाई आती है, उसका 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हैं। अगर आपने वो बीजोपचार नहीं किया है तो जैसे ही आपको अपनी फसल में इसके लक्षण दिखाई दें तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। वही जो मृदुलोमेल अळसिता के लिए जो छिड़काव है वो इसके लिए भी काम करेगा, सफ़ेद रोली के रोग की रोकथाम के लिए भी। तो जैसे उसमें बताया कि रिडोमिल एमजेड के नाम से एक दवाई आती है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के जैसे ही ये इन दोनों रोगों का प्रकोप स्टार्ट हो आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, किसान भाई इस बात पे भी ध्यान दें कि जैसे इस बार बरसात का जो समय है काफ़ी लंबी खिंचा है और अक्टूबर के लास्ट तक भी बरसात होती रही है। तो पहला जो पानी देने का जो समय है उस पर ये ध्यान दे लें कि पानी उतना लगाएं जितना रिक्वायरमेंट है, अपनी फसल में ज़रूरत है, क्योंकि अभी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा जो नमी है वो ऑलरेडी है और अगर आप ज़्यादा पानी लगा देंगे तो आपको जो फसल में है जो बैक्टीरियल रॉट की जो प्रॉब्लम आती है वो आ सकती है। तो इसलिए किसान भाई इस बात का ध्यान दें कि अगर पहले पानी का अगर समय आ रहा है तो मिट्टी के जो हमारा जो पहले से जो संरक्षित जो नमी है उसको जांच लें, तभी आप इसका पानी दें। और तीसरा जो एक और जो समस्या जो कीट की बात करें तो अभी जो प्रारंभिक अवस्था में कभी-कभी तो उसकी चितकबरा कीट की समस्या उसमें आती है हमारी फसल में, तो वो पूरे पत्तों को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए क्विनलफॉस नाम की दवाई आती है जो कोई 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अगर फसल पे किनारों पे उस पर बुरकाव कर दे अपने, तो उससे क्या है कि हमारा जो चितकबरा कीट के द्वारा जो नुकसान पहुँचता है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। किसान भाइयों, आपने आज की कड़ी में सरसों की खेती के प्रशिक्षण और ज़रूरी कार्यों के विषय में जाना। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। अगली कड़ी में कुछ और ज़रूरी जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।
नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 रहा, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अनार के भाव। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार का कारोबार 11,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। हरियाणा की गोहाना मंडी में अनार की खरीद 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में अनार का भाव 7,425 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं पपीते के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में पपीते के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में पपीते का कारोबार 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब खीरे के भाव की जानकारी। पंजाब की जलालाबाद मंडी में खीरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे का भाव 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरे की खरीद 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब तक आपने देखा कि आज के हमारे सेमीफाइनलिस्ट को जुताई बुआई का टास्क मिला है। आज दोनों ही सेमीफाइनलिस्ट ये टास्क एक साथ कर रहे हैं। काम बहुत मुश्किल हो रहा है, घास बहुत है इसमें, धूप भी बहुत ज्यादा है और हम लोग डायरेक्ट सन के नीचे है। आप इसको परफेक्ट नहीं किए ना तो इससे मेरे को नुकसान होगा। एक नंबर से एक नंबर आने से रह गए। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। गुजरात के महिसागर जिले के खुशहाल किसान, लुणावाड़ा इलाके के किसानों का कमाल। इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान। खेत से लेकर बाजार तक बनाई पहचान। इस रविवार तेजी से बढ़ते किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। जर्मनी के शहर ब्रेमेन में हीटिंग के लिए नदी से सीधे लिया जा रहा है पानी। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। हाथ पैरों में सुन्नपन, लकवे की शिकायत, सिर में तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, एक या दोनों आंखों की रोशनी में कमी, तो आप भी हो सकते हैं न्यूरो स्ट्रोक के शिकार। अगर आप भी न्यूरो स्ट्रोक की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर कॉल। न्यूरो स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।